मंदिर मुखरी जी ब्लॉक समिति के चेयरमैन और मेंबर, इधर उधम सिंह धालीवाल जी जो हमारे युवा कांग्रेस के जिला के प्रधान हैं, कमलेश कुसुम भारद्वाज जी जो महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, और कांग्रेस के सभी सीनियर साथी जो यहाँ पहुँचे हैं, और जो और भी लोग आए, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और आप सबकी तरफ से वरुण मौलाना जी का भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज ये आम लोगों से मिलने के लिए, उनकी दुख तकलीफ सुनने के लिए और उनकी आवाज़ को प्रॉपर जगह उठाने के लिए पहुँचे। हमारे बीच प्रेस से पंजाब केसरी से धर्मेंद्र सिंह जी, सवेरा से चंद्रेश चोपड़ा जी, पंजाब केसरी डिजिटल से कुशल वालिया जी, सदीक चौहान जी, ये सभी पत्रकार हैं। आपका बंधु उन कार्यक्रमों में नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं आया। मैं विधानसभा चुनाव में भी आया, मैं सुख दुख के कार्यक्रमों में भी आया, और कल भी नारायणगढ़ था, आज भी। ठीक है, एक हमारे बहन जी ने, रीटा शर्मा जी ने लिखा कि जी आए नहीं, वो ठीक है, वो भी अपनी जगह सच्चे हैं कि जब वो जेल में थे तो मैं उनको मिलने वहाँ नहीं जा पाया। लेकिन बलराम सैनी जी जिन्होंने उनकी जगह पदभार संभाला था, उनसे मैं बार बार उनके कुशल क्षेम के बारे में पूछता है। तो भाई हमारे लिए अम्बाड़ा लोकसभा की 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र जो है वो प्यारे हैं। नारायणगढ़ के विधानसभा की जनता ने खूब प्यार विश्वास जताया है और मैं उनके साथ हूँ। जैसे कि यहाँ की जनता को बनने के बाद आप नाराजगी भी है कुछ आपसे, क्योंकि उनके दुख दर्द के लिए आप एक बार भी नहीं आए। तो नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, मैं अभी बोल के हटा हूँ, मैं बार बार आता हूँ। तो आपकी इमेज एक जुझारू पॉलिटिशियन की है, कुछ वो हमको दबी से नजर आ रही है कुछ समय से। नहीं, देखिए ऐसा है कि चाहे लोकसभा का सत्र चलता है, इस बार तो सत्ता पक्ष ने किसी भी सांसद को बोलने का मौका ही नहीं दिया, सत्र चलने ही नहीं दिया। जैसे ही हम कहते थे कि चर्चा करो, वो एडजर्न कर देते थे और पूरा का पूरा सत्र ऐसे ही चलता। ठीक है, बोलने का मौका नहीं लगा, लेकिन जो हम सवाल लगा सकते थे वो हमने लगाए, और जो भी जनहित के मुद्दे होते हैं उनको बार बार मैं, चाहे वो लोकसभा में, चाहे वो अधिकारियों के माध्यम से, उनको हम उठाते रहते हैं। तो अम्बाला जो आपका क्षेत्र है, इसके अंदर थोड़ा ये अभियान दबाव नजर आ रहा है, जितना जोश होना चाहिए वो है नहीं। वही बात है, आप जिले की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि 3 दिन पहले ही अम्बाड़ा जिला का जो हमारा कांग्रेस का कार्यालय, वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। वहाँ पर जो हमारे प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं निश्चित कटारिया जी, वो भी पहुँचे थे, और वहीं पे ही वोट चोरी का जो स्टिकर है वो भी फॉर्मली लॉन्च किया था। काफी बड़ा प्रोग्राम वहाँ पे हुआ 3 दिन पहले की बात। तो क्या कहना चाहेंगे हरियाणा की जो इस तरह से तब्दील हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कह ही रहा हूँ, प्रदेश की जनता ने तो मन जो है बदलाव का बनाया हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद बीजेपी के नेता मानते थे कि अब हम नहीं जीतेंगे, लेकिन आपके सामने है किस प्रकार से थोड़ी सी वोटों से जो है ये सरकार बनी। अम्बाड़ा लोकसभा में जो विकास के मुद्दे हैं उनमें आपकी क्या प्राथमिकता है और किन किन मुद्दों को लेकर आपने जो है सांसद में आवाज उठाई? देखिए, जहाँ तक बात है नारायणगढ़ जिला बनाने की भी बात आती है, उसके लिए भी मैंने डीसी को जो है अपना पत्र लिख के भेजा था। उन्हीं की मांग थी कि क्या क्या आपकी मांगे हैं इसको लेके, तो हमने अपना रेजोल्यूशन जो है उन तक भिजवा दिया था समय से।
कि भी ये जो हमारी मांग है ये आगे तक पहुंचे। और जो हमारी रेल लाइन है यमुनानगर चंडीगढ़ वाया नारायणगढ़, इसको मैंने पिछले सत्र में भी उठाया था और इस सत्र में भी प्रश्न के माध्यम से पूछा, जिसका बहुत ही ढीला ढाला सा जवाब सरकार की तरफ से आया। ऐसे ही जो केंद्र सरकार की तरफ से जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, उसमें आज भी नाम मात्र पेंशन जो है वो बेसहारा लोगों को मिलता है, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो हमारे विधवा माताएं बहनें हैं, इस तरह से बहुत कम। तो उसके लिए मैंने सवाल लगा के पूछा था कि इसको कब लास्ट रिवाइज किया था और जल्दी उसको रिवाइज करने की सरकार की क्या मंशा है। तो ये जानकारी मिलती है कि 2007 में लगभग 18 साल पहले इसको लास्ट रिवाइज किया गया था और अभी सरकार, ये भाजपा की सरकार कहती है कि हमारे को इसको अभी बदलने की कोई मंशा नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत निर्दयी ये फैसला है कि गरीब आदमी को सहारा लगाने में हमेशा ये सरकार पीछे रहती है। ऐसे ही ई श्रम पोर्टल, लाखों 25 लाख से ज़्यादा हमारे श्रमिक जो हैं ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, लेकिन जब उनको मुआवजा देने की बात आती है तो वहाँ कुछ भी नहीं है, लगभग नाम मात्र जो है मुआवजा मिला है। ये बात भी मैंने लोकसभा में रखी थी और भी बहुत से मामले हैं। राजस्थान में जैसे अभी पंचायत चुनाव में इन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो रखी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो क्या पंचायत चुनाव जो है एक ट्रायल इकाई बन के रह गया? क्योंकि कई पंचायतों में ऐसा है कि अभी 8वीं 10वीं भी कईयों के पास पूरी नहीं होती और फर्जी प्रमाण पत्र भी मिल रहे हैं इसमें। देखिए, अच्छी बात है, पूरा देश, हर देशवासी पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं है तो ये मैं नहीं समझता कि केवल और केवल जो हमारे लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो रूरल है चाहे अर्बन है, उसी में जिन्होंने चुनाव लड़ना है वही पढ़े लिखे होने चाहिए। सब पढ़े लिखे क्यों नहीं होने चाहिए? और हम लोग जो हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता चुनती है। अब अगर यदि किसी वार्ड में, किसी पंचायत में यदि ज्यादा लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो अपनों में से ही तो किसी को चुनेंगे। क्या गलत करते हैं? क्या गलत करते हैं? और आपने देखा जहां जहां पर भी इस तरह की शिकायतें आती हैं कि जो झूठा प्रमाण पत्र दे दिया, जहां भी कोई सत्ता पक्ष से संबंधित कोई सरपंच होता है उसको डेट पे डेट लगाई जाती है और उसका कोई फैसला ही नहीं होता। ये दुख की बात है। लेकिन मैं ओवरऑल ये मानता हूं, चाहे मैं खुद जो है वो लॉ ग्रेजुएट हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन के लिए करना है, सबके लिए करो, नहीं तो किसी के लिए मत करो। सांसद निधि कोष से कोई आपकी उपलब्धि 1 साल की 2 साल? जी हाँ, सांसद निधि में लगभग 2 साल के हमें कभी कुछ पैसे कट के मिलते हैं सर्विस चार्ज के नाम के, तो 9 करोड़ 80 लाख रुपए। तो जिसमें से अगर हम 9 से भाग दे दें, ये तो वैसे ये भी बड़ी अच्छी आपने बात कही, बहुत कम सांसद निधि है। लास्ट जो ये रिवाइज हुई थी जी, ये 2011-12 में रिवाइज हुई थी और इसको बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए सालाना जो है वो किया गया था। लोकसभा में बार बार ये मेरे द्वारा भी और बहुत से और सांसदों द्वारा भी उठाई गई है कि ये इतने साल हो चुके, CBWD का जो हमारा रेट्स हैं, क्योंकि ये जो है मूलभूत, ये जो आधार जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये फंड होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो रेट्स हैं वो कहाँ पहुँच गए, सरिया कहाँ पहुँच गया, आपका इंटेक के रेट क्या है, लेबर का रेट क्या है। लेकिन 2011-12 के बाद से अब तक एक बार भी इस फंड को रिवाइज नहीं किया गया। और इसी कारण से अगर आप देखें कि भी अगर हम इसको 9 विधानसभाओं में भाग करते हैं, क्योंकि हर हरियाणा के अंदर तो हर लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो वो 50 से 55 लाख रुपए ही बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अपर्याप्त हैं। 55 लाख आप एक गांव में भी लगा देंगे तो दिखाई नहीं देंगे। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, इसलिए बार बार हमने मांग की है कि इस 5 करोड़ को 15 करोड़ रुपए किया जाए, और नहीं तो इसको कार्यक्रम को बंद कर दिया जाए। इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि देखिए जनता की उपेक्षाएं होती हैं एक जनप्रतिनिधि से, और उसको हम इस प्रकार से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही जो अमाउंट है वो अपर्याप्त। और उसके बाद जैसे मैंने बताया
9 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो हमारे को पहुंचे कि भी आप ये, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि किसी सांसद के या विधायक के खाते में पैसे आते हैं, हमें रिकमेंड करने होते हैं। तो मैं जो हूँ 70 लाख से ज़्यादा नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए दे चुका हूँ, और ये भी मैंने सबसे वायदा किया है कि ऐसा नहीं होगा कि एक विधानसभा के अंदर जो है वो ज़्यादा रिकमेंड कर दिया और दूसरी विधानसभा में कम रिकमेंड कर दिया। जितना भी मेरे पास जो भी राशि जो है पहुंचेगी रिकमेंडेशन के लिए, 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में बराबर उसको बांटा जाएगा। और डी प्लान के लिए भी मैं आपको बता दूं, 1 करोड़ से ज्यादा के काम डी प्लान में भी नारायणगढ़ हल्के के रिकमेंड किए हैं। लेकिन दुख की बात है कि 22 के 22 जिलों में सिर्फ एक अम्बाला जिला ऐसा है जहां आज तक डी प्लान का जो प्रोजेक्ट्स जो टेकअप होने हैं वो अभी तक अप्रूव सरकार के द्वारा नहीं किए गए। और ये मैं आपसे भी कहूंगा कि पूछे सरकार से कि सिर्फ अम्बाड़ा जिला ही क्यों ऐसा रह गया जहां पर अभी तक डी प्लान नहीं अप्रूव हुआ, बाकी सब जिलों के डी प्लान अप्रूव हो गए, अम्बाड़ा जिला का अभी भी अप्रूवल पेंडिंग। गुटबाजी खत्म करते हुए बूथ स्तर पे और आगे ब्लॉक स्तर पे निष्पक्षता से रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें खुशी है कि चाहे देरी से हुआ, मैं तो हाईकमांड को चिट्ठी भी लिखी थी ओपनली कि भी जल्द से जल्द हमारा जो है जिला स्तर पर जो है कार्यकारिणी बने, वो बनी है। हम अपने शीर्ष नेतृत्व का इसके लिए धन्यवाद करते हैं, खड़गे साहब का धन्यवाद करते हैं, राहुल जी का धन्यवाद करते हैं। और अभी पिछले दिनों जो है जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उनकी एक बैठक जो है दिल्ली, जो हमारा नया भवन बना है इंदिरा भवन, उसके अंदर बैठक भी बुलाई गई थी और उसके अंदर सबको जिला अध्यक्षों को कहा भी गया है कि आप अपनी तैयारी करें जिससे कि हमारा जिले की बॉडी बने और ब्लॉक्स की भी बॉडी बने। अभी सेशन भी चल रहा है, आपके सामने है कि कितनी बड़ी समस्या आज कानून व्यवस्था की हो गई। इतनी तार कानून व्यवस्था जब से हरियाणा बना है 1966 से, इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। दिन दिहाड़े गोलियां चलती हैं, चाहे वो हमारा नारायणगढ़ है, चाहे वो हर हल्के में, हर क्षेत्र में पूरा का पूरा हरियाणा जो है प्रभावित है। हरियाणा वासी भय के माहौल में जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है, जो आज मौजूदा भाजपा की सरकार है उसको कोई सरोकार नहीं है। वो इधर की उधर की, कल भी आपने देखा होगा किस तरह के सदन की कार्रवाई चली है, पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था। आज सरकार भाजपा की है, वो अपनी जिम्मेदारी समझे, उस जिम्मेदारी को निभाए कि हाँ आज ये हालात हैं, हम उनको बेहतर करेंगे, एक बार कहने तक को भी नहीं कहते हैं। और जानकारी मिली जब विधायक मुलाना ने भी सवाल लगाया था कि गृह विभाग के अंदर कितनी पोस्टें खाली हैं, तो 20,000 से ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आज भी हेड कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक पोस्टें खाली पड़ी हैं। और वो तब हैं जब हालात ये हो रखे हैं, नशा गांव-गांव, गली-गली में घुस चुका है। कब था इतना नशा? आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, पूछें आप किसी से। ये भी भाजपा सरकार की देन है कि हरियाणा में नशा जो है इतना बड़ा है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, लोग भय में है। देखिए हर आदमी नहीं पुलिस पे कंप्लेंट करता। मनीषा कांड पे क्या कहना चाहेंगे? वहां पर भी सीबीआई की जांच भी तब हुई है जब दबाव बढ़ा, और उसके लिए जब विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन सदन के अंदर भी किया, तो बार बार एडजर्न करते रहे, और उसके बाद कहीं जाके दबाव के अंदर जो है इन्होंने एडजर्नमेंट मोशन भी कबूल किया, नहीं तो उसको भी एडमिट नहीं कर रहे थे। सड़कों का इतना बुरा हाल है, सरकार ने खुद कहा था कि जून महीने तक प्रदेश की सभी सड़कों को रिपेयर कर दिया जाएगा। कोई किसी ने गले में अंगूठा दे के सरकार से नहीं कहलवाया था, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये सरकार के द्वारा कहा गया था। और उसके बाद भी अब जब पूछा जाता है तो अब क्या कहते हैं, हम 31 मार्च 2026 तक सड़कों को रिपेयर करेंगे। इनको लेकर क्या कहोगे? हरियाणा सरकार मैनिंग पर कह रही है कि हरियाणा में मैनिंग बंद है, उसके बारे में क्या कहोगे? बंद की तो बात ये है, ये तो एनजीटी का ऑर्डर है कि मानसून के अंदर माइनिंग नहीं हो सकती, लेकिन जानबूझ के ये भाजपा की सरकार इस तरह का काम करती है। जितने ब्लॉक्स हैं, ये पिछली बार विधानसभा में प्रश्न भी लगा था, जितने ब्लॉक्स होते हैं उन पूरे के पूरे ब्लॉक्स को ऑक्शन ही नहीं किया जाता, जिससे कि इलीगल माइनिंग हो। क्योंकि जो ब्लॉक किसी को अलॉट हो गया वो वहां से माइनिंग करेगा, जो अलॉट ही नहीं हुआ वहां से कोई भी कर रहा है।
क्यों सारे के सारे जो हमारे ये ब्लॉक्स हैं वो अलॉट नहीं किए जाते, उनको ऑप्शन नहीं किया जाता। उससे सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है और ये इलीगल माइनिंग भी हो रही है। लेकिन ये तो एक तरह से फिर सरकार करवा रही है ना, क्यों नहीं करते? सारे ब्लॉक्स को ऑप्शन क्यों नहीं किया जाता? सालों साल हो गए, सारे के सारे ब्लॉक्स को ऑप्शन नहीं किया जाता। उसके खिलाफ बदली होते हैं तो विपक्षों के साथ कभी खड़ा नजर नहीं आता। क्यों नहीं? ये तो कल भी दीपेंद्र जी ने भी बात रखी, उससे पहले और नेताओं ने भी बात रखी कि आज हालात हरियाणा के ये हो गए हैं कि जो पत्रकार सत्ता पक्ष के साथ है उनको तो भोज दिया जाता है, उनको लंच डिनर दिया जाता है, और जो विपक्ष में है उनको जेल भेजा जाता है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये पहली बार हुआ है इतिहास में इस जो लोकसभा के अंदर भी जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो अंदर नहीं जा सकते। हरियाणा विधानसभा में तो आपने देखा वो ऊपर बैठते हैं कुछ साथी, लेकिन लोकसभा के अंदर इसी प्रकार से पहले पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए बैठा जाता था। लेकिन ये ऐसी सरकार है, तानाशाह भाजपा की सरकार है कि पत्रकार जो है लोकसभा के सदन के अंदर और राज्यसभा के सदन के अंदर आ ही नहीं सकते जब कार्यवाही चलती है। 40 से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं सदन के अंदर, तो जो फीड, जिस कैमरे की फीड वो सरकार चाहती है पत्रकारों तक भेजना, जनता तक भेजना, सिर्फ वो ही जाती है। विपक्ष वहां क्या कर रहा है, जनता की आवाज को किस तरह से उठा रहा है, वो जनता तक बात पहुंचती ही नहीं है। ये कहां तक सही है कि अब तक ये जो है आम जन की आवाज को दबाएंगे? क्यों इस तरह की ये सख्तियां कर रहे हैं? अभी भी आपने देखा कि जी ऑनलाइन जो है हमारा विधानसभा का सत्र भी नहीं चलेगा हरियाणा में, दिखा नहीं सकते। तो क्यों नहीं दिखा सकते सत्र? देखिए, जिसके पास मेजोरिटी है चलेगी उसी की, सरकार उसी की होती है। सत्र क्यों बुलाया जाता है? सत्र इसलिए बुलाया जाता है, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा का, कि चर्चा हो। चर्चा के लिए बुलाया जाता है कि चर्चा में से कुछ निकले, और अगर कुछ अच्छा है तो जो सत्ता पक्ष है वो उस पर कार्य करे, कार्यान्वयन करे। लेकिन यहाँ ये हाल है कि ये सत्र भी नहीं चलने देते, और सत्र में जो कार्रवाई है उसको लाइव